हम्म हमारा आज का टॉपिक है। स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ। हाँ। कि आज का टॉपिक है हमारा रिडक्शन ऑफ ई आर डायग्राम टू टेबल। अब हम इसको समझते हैं कि हम क्या चाह रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है। ठीक है, कोई भी एक आदमी आता है हमारे पास में एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके आता है, या फिर अगर हम भी अपने दिमाग में कोई सोचते हैं, हम ऐसे नहीं सोचते कि कोई टेबल आ रहा है, यार टेबल, एक ऐसा टेबल आ रहा है हमारे दिमाग में, या फिर हमारे दिमाग में एक क्वेरी आ गई है। ठीक है, या फिर कोड की कोई एक लाइन आ गई है। ठीक है, कोड की एक लाइन तो आ गई है मेरे दिमाग में, अब मैं काम करता है कंपनी बना लेता हूँ। ठीक है, ऐसा प्रोसेस नहीं जाता है। प्रोसेस क्या जाती है, तुम्हें कंपनी बनानी है। ठीक है, कंपनी के अंदर फिर तुम्हें कोई चीज करनी है, फिर उस चीज के लिए तुम्हें कोई स्किल चाहिए, स्किल के बाद तुम्हें उस स्किल के सीखने वाला कोई आदमी चाहिए, उसके बाद तुम्हें टाइम चाहिए, चीजें चाहिए, उसके बाद जाके एग्जीक्यूट होंगी। तो हम ऐसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं। मतलब क्या है इसका, कि हम सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा। जब भी हम कोई चीज दिमाग में बनाते हैं या फिर कोई चीज सोचते हैं, तो हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम्म। आएगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम इसके अंदर एक चीज आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे? कि ये है भाई इसकी एंटिटी। ठीक है, ये है इसके अंदर एट्रीब्यूट। ठीक है, जो उसके अंदर दिया होगा, ये है इसके अंदर रिलेशनशिप। ठीक है, ये सारी सारी चीजें हमें इसमें से मिलेगी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से। फिर हम इसको एक ईआर डायग्राम बनाएंगे। ईआर डायग्राम, ईआर डायग्राम क्यों? ताकि हम डायग्रामेटिकली इन चीजों को डाल सकें, उसके बाद हम समझ सके कि हमारा कैसा आर्किटेक्चर दिखेगा। ठीक है, जिसको कि नूब भी समझ सकता है, जिसको प्रोग्रामिंग आती है वो भी, और जिसको नहीं आती वो भी। ठीक है, बड़े आराम से चीजें समझ सकता है, इसलिए इसके अंदर हल्के फुल्के आइकन्स बनाए जाते हैं, हल्के फुल्के डायग्राम्स बनाए जाते हैं, ताकि एकदम समझ में आ जाए। उसके बाद फिर हम इस ईआर डायग्राम को कन्वर्ट करते हैं टेबल के अंदर। टेबल क्यों? क्योंकि हम जो भी डाटा स्टोर करते हैं आर डी बी एम एस के अंदर, वो टेबल की फॉर्म में स्टोर करते हैं। आर डी बी एम एस मतलब, इसका मतलब होता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और रिलेशनल के अंदर एग्जाम्पल। रिलेशन मतलब होता है। एग्जाम्पल। ठीक है, बताता हूँ। एग्जाम्पल ये कि हम जो भी डाटा स्टोर करेंगे डाटाबेस के अंदर, या फिर जितनी वेबसाइट पर आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं वो फेसबुक पे उठा देता हूँ, कि क्या लगता है कि फेसबुक का डाटाबेस कैसा होगा? ठीक है, इमेजिन करते हैं, मैंने भी कभी नहीं देखा, लेकिन हम सोच सकते हैं नहीं नहीं कैसे। नहीं, मैं एग्जाम्पल का मतलब ये पूछ रहा हूँ, मैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, हाँ मोंगोडीबी, हाँ वो पूछ रहा हूँ। वो हाँ, तो मेरे को वही। पता है कि रिलेशनल में टेबल बनते हैं और जो नॉन रिलेशनल होते हैं उसमें टेबल नहीं बनते। आज ही बताया तूने कॉल पे, चूतिए। हाँ, पता है मुझे। मुझे लगा तुझे समझ नहीं आया, इसलिए मैं दूसरा एग्जांपल दिया था। ठीक है, तो ये हाँ। एसक्यूएल या फिर ओरेकल, ये सारे सारे इसके अंदर हम यूज करते हैं। ठीक है, पोस्टग्रेस। ठीक है, ये सारे हाँ। सारे। और एक होता है नॉन रिलेशनल। ठीक है, उसके अंदर आता है आपका नो एसक्यूएल डाटाबेस, जिसके अंदर एसक्यूएल नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है, टेबल्स बनते हैं। ठीक है, और इसके अंदर होती है फाइल्स बनती है। हर एक पेज की टाइप से होती है, हर एक रिकॉर्ड पेज के फॉर्म में सेव होता है। ठीक है, तो हम आ गए यहाँ पे कि हम उसका टेबल बनाएंगे, अपनी इन चीजों का टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाने के बाद में, टेबल हम बनाएंगे, आरडीबीएमएस का काम है, इसलिए हमारा टेबल बनाएंगे। फिर जब हमारा एक बार टेबल बनकर तैयार हो जाएगा, फिर हम इस टेबल से क्वेरीज बनाएंगे। ठीक है, कि अब हमें ये चीज, हमें अल्टीमेटली गोल क्या अचीव करना है, हमें तो ये अचीव करना है ना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व होना चाहिए। हमारा गोल क्वेरीज लिखना थोड़ी है, ये टेबल बनाना थोड़ी है, ये ईआर डायग्राम बनाना थोड़ी है। हमारा फाइनल गोल तो है कि हम एक अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर सके। तो इसके लिए जो हम फ्लो यूज करेंगे, ऐसे ऊपर से नीचे आते 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 आते, ये हमारा फाइनल चीज होगी। कि हमारी एक बार ये चीज तैयार हो जाए, उसके बाद में इससे टेबल बन जाएगा। ठीक है, उससे हम ईआर डायग्राम को चेक कर लेंगे कि हाँ ठीक बना है नहीं बना है। ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर चीजें सारी फिट हो ली, हमने सारी सारी चीजें उठा ली है नहीं उठा ली, और फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा रिजॉल्व हो गया नहीं हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फ्लो चलेगा। तो हम अभी तक इसके ये पार्ट कर चुके हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कोई भी ले सकते हैं हम, ठीक है, हर बार नया भी ले सकते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जान चुके क्या होता है, हम जान चुके हैं एंटिटीज रिलेशनशिप और एट्रीब्यूट्स क्या होता है, हम ये जान चुके हैं कि ईआर डायग्राम कैसे बनता है। ठीक है, हम ये प्रोसेस जान चुके हैं कल, आज हम ये प्रोसेस जानेंगे। और जब इस प्रोसेस से इस प्रोसेस के बीच की बारी आएगी, तो हम इसके बीच में पहले नॉर्मलाइजेशन सीखेंगे। नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन मतलब होता है किसी भी चीज को हम अच्छे से कैसे कर सकते हैं। अच्छे से मतलब बहुत सारी दिक्कतें होंगी, जो हम अभी टेबल बनाएंगे ना, इस ईआर डायग्राम से टेबल बनाएंगे, दिखने में एकदम सही लगेगा, ऐसा लगेगा यार इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत तो है नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन उसके अंदर दिक्कतें होंगी, उस दिक्कत का एग्जाम्पल हम देखेंगे, वो सीखेंगे उन दिक्कतों को कैसे सॉल्व किया जाता है। उसके बाद हम क्वेरीज लिखना सीखेंगे। क्वेरीज लिखना सबसे आसान चीज होगी, सबसे आसान।
इसको आप कहीं से भी कंप्यूटर मतलब किसी भी वेबसाइट से उठा के बड़े आराम से देख सकते हो और अप्लाई कर सकते हो उन सबको। यार एक लाइट खराब हो गई, छोड़ो। हाँ, तो यहाँ तक सबको क्लियर है आज का एजेंडा कि हम करने क्या वाले हैं। हाँ आज हम ये स्टेप करने वाले हैं कि आज हम ईआर डायग्राम से टेबल बनाना सीखेंगे। ईआर डायग्राम हमें बनाना आता ही है। अब इससे पहले हम कुछ रूल्स समझ लेते हैं, ठीक है। रूल्स क्या, कैसे बनाया जाता है, तो मैं लिख देता हूँ। इनमें से बहुत सारे हम ऑलरेडी डिस्कस करते भी आए आ चुके हैं। तो फॉर कन्वर्टिंग स्ट्रॉन्ग, या फिर स्ट्रॉन्ग छोड़ो, स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटीज नहीं पढ़ा है ना। दो टाइप की एंटिटीज होती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटीज और वीक एंटिटीज। ऐसी बहुत सारी बकवास चीजें होती हैं जो कि हमें जानने की जरूरत नहीं है एट द मोमेंट। आगे कभी प्रोजेक्ट में जरूरत पड़े तो हम वो सारी चीजें सीख सकते हैं। अगर हमें एंटिटी पता है तो एंटिटी के बाद में वीक और स्ट्रॉन्ग समझना 2 मिनट का काम है, ठीक है। 2 मिनट, एग्जैक्टली 2 मिनट, 2 से 2.25 मिनट भी लगेंगे। तो हम अभी वो नहीं देखते, हम सिर्फ अपने काम की चीज देखते हैं। फॉर कन्वर्टिंग एंटिटी टाइप्स देयर आर सम points that should be kept in mind। इंग्लिश और ग्रामर के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, समझ में आ गया उतना ही काफी है। तो उसका पहला रूल यही रहता है कि ईच एंटिटी टाइप बिकम्स अ टेबल। हर एंटिटी टाइप, हर एक एंटिटी टेबल बनती है। ये हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एंटिटीज क्या बनती है, आगे चल के टेबल बन जाती हैं। स्टूडेंट, प्रोफेसर, कैब, ड्राइवर, राइडर, ट्रांजेक्शन, पेमेंट, ये सारी सारी चीजें, ठीक है। सेकंड, ईच सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट बिकम्स कॉलम। हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कॉलम बनते हैं, ये वाली चीज बनते हैं एट्रीब्यूट्स। तो सिंपल वाले डायरेक्टली कॉलम बन जाएंगे। अब मैंने सिंपल लिखवाया, मतलब बाकियों के लिए कुछ अलग चीज होंगी, वो देखेंगे। डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स आर इग्नोर्ड। हम डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स को इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर क्यों कर देते हैं, क्योंकि हम इसको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज हम स्टोर करेंगे, सिंपल एट्रीब्यूट स्टोर करेंगे। फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ जो स्टोर करेंगे हम उससे डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, तो आप उसका एक्सपीरियंस आप उसका ड्राइव कर सकते हो। रोज रोज कैलकुलेट करने की जरूरत तो है नहीं, बिना फालतू के हमारे सिस्टम के ऊपर लोड पड़ेगा। मान लो कि हमें साल भर में अभी 10 एम्प्लॉयज की जानना होता है, इस एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस कितना है। अब उसके लिए हम ये तो कितने बेवकूफ लगेंगे हम कि हमने उसके लिए पूरा सिस्टम कोड बना रखा है कि रोज चेक कर रहा है कि कौन सा आदमी का आज एक्सपीरियंस कितना हो गया है। सो यूजलेस चीज रहेगी, इसलिए हम इसको इग्नोर करते हैं। चौथा, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इट्स कंपोनेंट्स। मतलब जैसे कि अगर हम फुल नेम स्टोर करना चाहते हैं, या फिर जैसे फुल नेम स्टोर अगर करना चाहते हैं, तो हम फुल नेम को इसके अंदर ऐसे टेबल के अंदर नहीं बनाएंगे, ये जो होगा बच्चे का रोल नंबर वगैरह। तो इधर हम यहाँ पे सीधा फुल नेम नहीं रखेंगे, नहीं, हम से कंपोनेंट्स रखेंगे। इसे कंपोनेंट्स क्या होंगे, इसे कंपोनेंट्स होंगे ऐसे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। हम यहाँ बनाएंगे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। और जब भी हमें पूरा नाम चाहिए होगा किसी का, मतलब इधर देता हूँ फुल नेम, जब भी हमें किसी का फुल नेम चाहिए होगा तो हम फुल नेम के लिए क्या ले लेंगे, फुल नेम का हो जाएगा FN, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। तो एक टाइप का डिराइव्ड एट्रीब्यूट टाइप का ही हो जाएगा, ये चीज डिराइव टाइप की हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको स्टोर नहीं करेंगे, हम इसकी कंपोनेंट्स को स्टोर करेंगे। ये है इसके कंपोनेंट्स, इस एट्रीब्यूट के कंपोनेंट्स। क्लियर है, डाउट है किसी को इसमें? नहीं अभी तक किसी में डाउट, किसी ये 4 रूल जो लिखवाए हैं? नहीं। ठीक है, वेरी गुड। अब आगे आते हैं, आगे है, ये जी, हाँ, एक मिनट, थर्ड पॉइंट एक बार वापस बताना। ओके। तो इसके अंदर लिखा है डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स आर इग्नोर्ड। डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स इग्नोर करेंगे। अभी हम क्या बना रहे हैं, हम टेबल बना रहे हैं,
ठीक है। तो अभी मैं वो चीजें बता रहा हूँ कि टेबल में हम जो ये यहाँ पे चीजें रखेंगे उसके बाद कैसे बनाएंगे। पहले के अंदर मैंने बताया एंटिटी टाइप्स बिकम टेबल, मतलब जैसे कि कोई स्टूडेंट है, ठीक है, तो स्टूडेंट एक एंटिटी है, तो इसके नाम का टेबल बनाया जाएगा। दूसरी लाइन लिखिए ईच सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट बिकम्स कॉलम। सिंगल बोल लो या सिंपल बोल लो, ठीक है, जो हमने सीखी थी ना, रोल नंबर, एम्प्लॉय आईडी या फिर कंट्री कोड, ये पूरा एक वो बनेगा, एक कॉलम बनेगा। ठीक है। डिराइव एट्रीब्यूट्स आर इग्नोर्ड। ड्राइव एट्रीब्यूट्स को मान लो कि आपको किसी स्टूडेंट की एज स्टोर करनी है, तो आप उसके लिए कोई ऐसा कॉलम नहीं बनाओगे, नहीं, ऐसा कोई कॉलम नहीं बनेगा एज का। क्यों? क्योंकि वो डिराइव्ड होगी, इसके जगह पे हम डेट ऑफ बर्थ के कॉलम से इसको डिराइव कर लेंगे। जब भी किसी आदमी की हमें एज चाहिए होगी, बच्चे की एज चाहिए होगी, अब देखो, ऐसे तो है नहीं कि हमें रोज बच्चे की एज जाननी होती है, लास्ट क्लास में टीचर पूछने से पहले देख रहा है कि इस बच्चे की एज कितनी है, इस बच्चे की एज कितनी है, इस बच्चे की एज कितनी है, नहीं। ये यूजलेस चीज रहेगी अगर हमारा सिस्टम रोज 2000 बच्चों की एज कैलकुलेट करता फिर रहा है, तो बिना फालतू में प्रेशर डाल रखा है उसके ऊपर। जबकि हमें जरूरत कब पड़ती है? जब किसी बच्चे ने कोई कांड कर दिया हो, या फिर 10वीं 11वीं में बच्चा आ गया हो, या फिर कोई कहीं उसको इवेंट में भेजना है, स्पोर्ट्स इवेंट में, तब जाके उसकी एज चेक करनी पड़ती है कि कितने साल का हो गया है। तो उस टाइम एक छोटा वो सा भी कमांड देके वो भी बर्थ ईयर से हम निकल उसकी जाती है ना। क्या, वो भी बर्थ ईयर से निकल जाती है। हाँ वो बढ़ती ऐसे वही डिराइव्ड हो जाएगी। तो हम यही, इसलिए हम ये स्टोर नहीं करेंगे, जहां भी आपको कहीं मिले भी ना एज वगैरह, तो आप उसको स्टोर नहीं करेंगे। आप उसका जो वो मेन चीज होगी ना जिसके थ्रू वो डिराइव कर सकते हैं, आप उसको कॉलम में ले लेंगे। ठीक है। और अगर वो चीज नहीं है तो डालो, उसके लिए फिर वो चीज मांगो। अब तुम्हें किसी का नहीं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लिखा हुआ है हम्म कि अ 14 ईयर ओल्ड बॉय, हम्म ठीक है, उसके आगे एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ तो है नहीं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में 14 ईयर ओल्ड है, तो हम हम्म उस 14 ईयर ओल्ड को पहले डेट ऑफ बर्थ में कन्वर्ट करके लिखेंगे, मतलब अपना इंक्लूड करेंगे, या फिर उसको इग्नोर ही कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, इसको 14 ईयर्स पहले की कन्वर्ट करो। 2022 चल रहा है तो उससे पूछो क्या ये 14 साल पहले 2000 कब बनता है, ये 2008 का बच्चा है, तो बस फिर 2008 सेव कर लो। अब हर अच्छा। बच्चे के लिए ऐसा थोड़ी होगा कि 14 साल या 15 साल, अगर ऐसा भी है, मान लो कि हर बच्चे की आपको ऐसे ही बताया जा रहा है कि इसकी 14 साल उम्र है, इसकी 18 साल है, इसकी 55 साल है, तो आप क्या करोगे? आप करोगे ऑन दिस डेट देवर ऑफ दिस एज, 14, 18, 15, ये रोज रोज कैलकुलेट नहीं होगा कि अगले दिन ये 16 साल का हो गया, इसका बर्थडे है, ये 25 साल 55 साल का हो गया, नहीं। रोज रोज हम सेव नहीं करेंगे। उस तारीख को कर लिया, फिर क्या करेंगे वही चीज, जैसे कि 2022 से कैलकुलेट करेंगे। 2022 से, कैसे लिखते हैं, हाँ, 2022 से प्लस वो जो उसकी उस टाइम पे एज थी, उस टाइम पे एज से 2022 के बीच का डिस्टेंस, और ये आपकी करंट एज आ जाएगी। मतलब डिराइव करना है इसको, आपको कोई भी फॉर्मूला लग सकता है उसके लिए। ठीक है। अच्छा, मुझे एक और मुझे एग्जांपल से समझना है। मैं तेरे को एग्जांपल बताता हूँ, तू मुझे बताइए वो इसी से रिलेटेड है या फिर वो वैसे ही है, अलग से है वो। हम्म ठीक है। हम्म जब हम लोग लेट्स से कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं, जैसे हमने आईआईटी जेई का फॉर्म भरा या नीट का फॉर्म भरा किसी ने, हम्म वहां पे वो लोग हमसे डेट ऑफ बर्थ मांगते हैं। हम्म ठीक है। हम्म डेट ऑफ बर्थ मांगने के बाद बराबर में एक छोटा सा कॉलम होता है एज का, जो कि ऑटोफिल हो जाता है अपने आप। करेक्ट। ठीक है। हम्म और उसके बाजू में लिखा हुआ आता है कि मतलब लाइक लेट्स से दिस एज इज, मतलब लाइक कैलकुलेटेड एज पर जनवरी 2022 या उस हिसाब से। हाँ ठीक है। तो वो सेम कॉन्सेप्ट लगता है वहां पे भी, कि वहां पे एज मतलब क्या कहते हैं अपना इंक्लूड करवाना जरूरी नहीं समझते, इसलिए डायरेक्टली सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लेते हैं और एज ऑटोमेटिकली डिराइव होकर वहां पे सेव हो जाती है। सेम कंसेप्ट, ठीक है। एकदम Done. सेम कंसेप्ट। वो इसी चीज Done. के अंदर कैलकुलेट करता है डाटाबेस के थ्रू, एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा होता है, फॉर्मूला। अब मान लो कि ये हाँ समझो कि है ना, इस चीज को तो ये तो काफी विजुलाइज करना होगा। अब समझो कि मैं एक हाँ ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, ठीक है, जिसके अंदर हाँ आ, यहाँ पे है लेंथ, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है। आपको यहाँ पे नंबर्स डालने हैं, और यहाँ पे मैं वॉल्यूम कैलकुलेट कर दूँ। आपने यहाँ डाला 10, 10, 10, और मैंने कैलकुलेट कर दी 1000। तो इसके पीछे क्या लिखा है? इसके पीछे और कुछ नहीं, इधर एक छोटा फॉर्मूला लिखा होता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू ये वाला, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यही फॉर्मूला उधर लिखा होता है। आपने जैसे यहाँ पे डेट डाली ना, अपनी डेट ऑफ बर्थ, तो ये फॉर्मूला रन होगा और उधर कॉलम में डिस्प्ले कर देगा तुरंत के तुरंत। ठीक है। समझ गया, हाँ, समझ गया, समझ सेम गया। प्रिंसिपल चलता है। संजय तेरा डाउट क्लियर हुआ? थर्ड पॉइंट वाला, संचित?
हाँ जी। हाँ, तेरा डाउट क्लियर हुआ है थर्ड पॉइंट वाला, कि डिराइव्ड एट्रीब्यूट को स्टोर नहीं करते, उनको डिराइव करेंगे। हाँ, ठीक है। और कंपोजिट कोई एट्रीब्यूट, मेन ही लेते हैं। हाँ, उसके लिए जो मेन चीज है, जो उसका सिंपल एट्रीब्यूट है, उसको लेंगे हम। ठीक है। हम्म। आखिर बताया था कि फोर्थ वाला, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इट्स कंपोनेंट्स। मतलब अगर फुल नेम सेव करना है तो हम फुल नेम सेव नहीं करेंगे, बल्कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेव करेंगे। ठीक है, लास्ट नेम, और फिर वही एक फॉर्मूला लगा देंगे, फुल नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, और ये हम फुल नेम डिस्प्ले करा देंगे। ये आ गया आपका फुल नेम। ठीक है, तो एक टाइप का डिराइव टाइप ही एट्रीब्यूट बन जाएगा ये अब तक हम 4 लाइन पढ़ चुके हैं, एक दो लाइन और बची है, उसके बाद फिर हम चलेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। तो इसके बाद में 5वीं लाइन कहती है हमारी कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स आर represented, जो भी गंदी से स्पेलिंग है इसकी, ठीक है, represented by separate tables। मतलब जो भी मल्टी वैल्यूड चीजें होंगी, उसका हम अलग से एक टेबल बना देंगे, उनका, उसको इसमें नहीं रखेंगे, अलग से टेबल बना देंगे। अब मतलब क्या होगा इसका, एक छोटा एग्जांपल दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर एक अच्छा सा एग्जांपल तो करेंगे इसके बाद में। छोटा एग्जांपल में ये समझो कि मान लो कि ये एक टेबल है, ठीक है, जो हमने अभी तक के पिछले 4 रूल्स लेके बनाई है। अब जैसी कोई मल्टी वैल्यूड चीज आएगी, तो हम इसको इसमें डालने की जगह इसमें, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि पास एक हो, किसी के पास 3 हो, किसी के पास 2 हो, किसी के पास 4 हो, तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी सी मेंटेन हो जाएगी, या फिर अच्छा नहीं लगेगा डाटाबेस हमारा देखने में। तो इसके लिए, अब ये पूरा इतना बड़ा हमारा डाटाबेस खराब दिखेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस मल्टी वैल्यूड चीज को यहाँ से हटा के एक अलग से टेबल बनाते हैं, ऐसे, और इसमें फिर हम उन चीजों को डालते हैं। लेकिन अब इस टेबल को इस टेबल से कनेक्ट भी करना है, तो इसके लिए हम क्या फिर यूज करते हैं, फॉरेन की का कंसेप्ट। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस वाली टेबल का प्राइमरी की हम इस वाली के अंदर ऐसा फॉरेन की सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रोल नंबर अगर इधर का था, तो रोल नंबर 1 2 3, तो हम यहाँ पे फॉरेन की के अंदर इसको रोल नंबर ही सेव कर सकते हैं, रोल नंबर 1 2 3 4, बाकी सारी डिटेल सेव करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब बस ये है कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट जहाँ पे दिखे, मल्टी वैल्यूड मतलब हमारे ईआर डायग्राम के अंदर मल्टी वैल्यूड ऐसे दिखाते हैं, तो जो भी चीज ऐसी दिखाई दे, समझ जाओ इसके लिए तो एक अलग से टेबल बनेगा, और हमें इस टेबल को मेन टेबल से कनेक्ट करना पड़ेगा, और मेन टेबल से कनेक्ट करने के लिए हमेशा हमें से फॉरेन की चाहिए होती है। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। फॉरन की कौन देता है? फॉरेन की आपकी मर्जी, आप कोई भी ले सकते हो, ये डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर लेता है। फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की होती है जो दो टेबल को आपस में जोड़ती है। फॉरेन की क्या होनी चाहिए, या तो कैंडिडेट की होनी चाहिए, या वो प्राइमरी की होनी चाहिए। जितने अच्छा सारे मैंने ठीक है। की बोले हैं, वो आपको अच्छे से आ जाने चाहिए, क्योंकि हम ये कम से कम रिवाइज भी कम से कम 4 से 5 बार कर चुके हैं। भाविका को अच्छे से आगे होंगे, मैंने जितनी बार ये सारे कीज के नाम लिए ना, वो दिमाग के अंदर अच्छे से इमेजिन कर पा रही होगी, इस टाइप का की वैसे बन सकता है, वैसे वाला ऐसे बन सकता है। तेरे लिए मुझे डाउट है। ठीक है। अच्छा सुमित सुन ना, मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ, एक बार अभी ये तेरे पॉइंट्स खत्म हो गए? नहीं, एक और बचा है। एक और बचा, ठीक है। हम्म, पहले पॉइंट्स खत्म करने के बाद ना, एक बार जितनी भी तूने वो लिखवाई थी ना अपने को, क्या कहते हैं अपना, जो रूल्स थे, मतलब एंटिटी के लिए क्या वो है उसका साइन है, एट्रीब्यूट्स के लिए क्या, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट के लिए क्या, प्राइमरी की के लिए क्या, हाँ, और उसके बाद रिलेशनशिप का तो हो गया, डिराइव्ड एट्रीब्यूट के लिए पता है, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट। तो इनको यूज करके ना, जो यूज नहीं हुए कल, जैसे कॉम्पोजिट यूज नहीं हुआ कल, मल्टी वैल्यू यूज, कॉम्पोजिट का यूज हुआ है। डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, ये जैसे छठा पॉइंट हो जाएगा ना, उसके बाद में एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा, जिसके अंदर फिर वही कुछ चीज करेंगे, एक प्रॉब्लम हाँ स्टेटमेंट से ईआर डायग्राम से टेबल, तो कल डन की चीज पूरी रिवाइज हो जाएगी। ठीक है। डन। हम्म। तो बस ये वाला पॉइंट पढ़ा के फिर मैं इस वीडियो को रोके एक और वीडियो भेजता हूँ, क्योंकि वो एक ही फ्लो में हो जाएगा फिर पूरा। ठीक है, समझ गया। तो इसका ठीक है स्क्रीनशॉट चल। लेके रख लेना सबके सब, ताकि अगला जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तब आपको काम आएगा। मैं एक बार आखिर में करते करते पूरा पेज दे दूंगा, जिसके अंदर सारे 6 के 6 पॉइंट लिखे होंगे। तो आखिरी ठीक जो है। पॉइंट है, ये कह रहा है कि एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट बिकम्स, आवाज कट रही है सुमित। एक सेकंड, हाँ मिनट अब गया क्लियर उसको। आ रही है। तो हेलो, स्पीड टेस्ट करके देख। क्या हाँ करें। अब आई है। हाँ, क्लियर है। ओके, ठीक है। तो मैं आखिरी पॉइंट है कि एट्रीब्यूट बिकम्स प्राइमरी की ऑफ
टेबल। ये कुछ खास नहीं है, ये या तो आपकी मर्जी है, आप किसी को भी प्राइमरी की का बना सकते हो। चलो छठा पॉइंट छोड़ दो, ये आपकी मर्जी होती है। तो हमने 5 पॉइंट पढ़े, 5 का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, और इसके अंदर किसी को कोई डाउट हो तो बिंदास पूछ लो, एक बार रिवाइज करो, स्क्रीनशॉट लो, और फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ये सारे पॉइंट्स? की एट्रीब्यूट वैसे तो कुछ नहीं है, की एट्रीब्यूट इज प्राइमरी वो ना हाँ की। हाँ, की एट्रीब्यूट्स बेकार में लिखा हुआ है, तो इस लाइन को मैं भी हटा दूंगा। तो प्राइमरी की आपकी मर्जी, आप किसको भी ले सकते हैं, बस वो फॉरेन की, वो सॉरी कैंडिडेट की होना चाहिए, मतलब सबसे छोटी वाली चीज होनी चाहिए, जिससे कि आप किसी एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने इसका? लिख लिया। ठीक है,